नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी फिलॉसफी आज की जो हमारी हसल कल्चर वाली दुनिया है उसके बिल्कुल खिलाफ जाती है। हम बात कर रहे हैं लाओ त्जू की, जिन्हें ताओवाद का संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास गुरुदेव आश्रम का एक दस्तावेज है, स्टोरी ऑफ लाओ त्जू। और आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि लाओ त्जू कौन थे, हम्म। बल्कि ये जानना है कि उनकी कुछ न करने और प्रवाह के साथ बहने की जो फिलॉसफी है वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मतलब कैसे और क्यों प्रासंगिक हो सकती है। और क्या ये सिर्फ एक तरह का पलायनवाद है? हाँ, बिल्कुल। या फिर जीने का कोई बेहतर तरीका। सबसे पहले तो उनका नाम ही एक पहेली जैसा है, लाओ त्जू, मतलब ओल्ड मास्टर या पुराने गुरु। हम्म। तो यहीं से सवाल उठता है कि क्या हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं या ये सिर्फ एक उपाधि है। और देखिए, यही रहस्य लाओ त्सू को इतना आकर्षक बनाता है। पारंपरिक कहानी तो यही कहती है कि वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। चीन के झो राजवंश में। हाँ, एक शाही अभिलेखागार थे और कन्फ्यूशियस के समकालीन भी थे। लेकिन जैसा हमारे स्रोत में भी बताया गया है, जो आधुनिक विद्वान हैं वो इस पर शक करते हैं। अच्छा। कई लोग मानते हैं कि लाओ त्सू कोई एक व्यक्ति थे ही नहीं। वो एक एक मिश्रित या कह लीजिए पौराणिक चरित्र हैं। मिश्रित चरित्र मतलब वो एक व्यक्ति ना होकर एक विचार थे, एक तरह का ब्रांड नेम जिसके तहत कई लोगों की शिक्षाएं इकट्ठा की गईं। बिल्कुल। आप कह सकती हैं कि लाओ त्सू ज्ञान की एक धारा का नाम है। और उनकी जो महान कृति है ताओ ते चिंग, उसके बारे में भी यही माना जाता है कि वो किसी एक लेखक की नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं और कई बुद्धिमान लोगों की शिक्षाओं का एक संकलन है। एक बहती हुई नदी की तरह जिसे एक किताब में बांधने की कोशिश की गई। क्या बात है, बहुत सही कहा। और इसी नदी से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी भी है ना? हाँ। कहते हैं कि लाओ तुत्सु अपने समय के समाज के नैतिक पतन से इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। हाँ, उन्हें लगा कि सभ्यता प्रकृति से बहुत दूर जा रही है। तो कहानी ये है कि वो एक पानी वाली भैंस पर सवार हुए हम्म। और गुमनामी में खो जाने के लिए चीन की पश्चिमी सीमा की ओर चल पड़े। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। सीमा पर यिनसी नाम का एक गार्ड था। हाँ, यिनसी। उसने उन्हें पहचान लिया। वो खुद भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने लाओ तुत्सु से कहा, आप दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले अपना ज्ञान यहीं छोड़ जाइए। ताकि हम जैसे लोग रास्ता न भटकें। और लाओ तुत्सु इस अनुरोध को टाल नहीं पाए। कहा जाता है कि उन्होंने वहीं रुककर लगभग 5000 अक्षरों में अपनी पूरी फिलॉसफी लिख दी। और यही दस्तावेज आज ताओ ते चिंग के नाम से जाना जाता है। ताओवाद का मूल ग्रंथ। ये कहानी खुद में एक सबक है। ज्ञान तब मिलता है जब उसे विनम्रता से मांगा जाए। तो चलिए इसी ज्ञान में और गहरे उतरते हैं। लाओ त्सु के दर्शन का केंद्र है ताओ के साथ सामंजस्य बिठाना। ताओ का मतलब है मार्ग या द वे। हम्म। पर ये किस चीज का मार्ग है? ताओ को शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। ताओ तेचिंग की पहली पंक्ति ही कहती है, वो ताओ जिसे बताया जा सके, वो शाश्वत ताओ नहीं है। अच्छा। ये ब्रह्मांड का वो अनकहा अदृश्य प्राकृतिक प्रवाह है जो हर चीज की रचना से पहले भी था और आज भी हर चीज को चला रहा है। हमारे स्रोत में इसकी तुलना पानी से की गई है। पानी से? हाँ, जो एकदम सटीक है। पानी तो सुनने में बहुत सरल लगता है। सरल है पर गहरा भी। सोचिए, पानी का स्वभाव क्या है? वो नरम है, लचीला है हमेशा नीचे की ओर बहता है। और किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। वो कभी संघर्ष नहीं करता। लेकिन वही नरम पानी अगर लगातार बहता रहे तो दुनिया के सबसे कठोर पत्थर को भी काटकर अपना रास्ता बना लेता है। वाह। ताऊ की शक्ति भी ऐसी है, कोमल, धैर्यवान, लेकिन अपराजय। प्रवाह के साथ बहना, ये सुनकर मुझे एक और शब्द याद आ रहा है, वू वे। वो वे। इसका अनुवाद अक्सर अकर्मण्यता या गैर कार्रवाई किया जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? ये वू वई की सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है। वू वई का मतलब आलस्य या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है सहज कर्म या एफर्टलेस एक्शन। सहज कर्म। ये उस स्थिति की तरह है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको मेहनत का एहसास ही नहीं होता और काम खुद ब खुद होता चला जाता है। जैसे कोई संगीतकार जो धुन में खो गया हो या कोई खिलाड़ी जो अपने जोन में हो। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक गहरा विरोधाभास है।
इस सहज कर्म की अवस्था तक पहुंचने के लिए अक्सर सालों के अनुशासित अभ्यास और प्रयास की जरूरत होती है। सही बात है। एक संगीतकार बिना प्रयास के धुन तभी बजा पाता है जब उसने हजारों घंटे रियाज किया हो। तो वो वही आलस नहीं है, ये महारत का शिखर है। ये जबरदस्ती करने के बजाय सही समय पर सही काम करने की कला है। बिल्कुल। इसे आज की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? कोई उदाहरण? छोटा सा उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से है। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, आप हॉर्न बजा सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लीन बदलने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब संघर्ष कर सकते हैं। या फिर आप उस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, कोई अच्छा संगीत लगा सकते हैं और प्रवाह के साथ बह सकते हैं। परिणाम वही रहेगा, आप देर से ही पहुंचेंगे, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। पहला तरीका संघर्ष है और दूसरा वो वही है। ये तो जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और इसी को साधने के लिए लाओ त्सु ने 3 खजानों की बात की है: सादगी, धैर्य और करुणा। ये कैसे मदद करते हैं? ये तीनों वुवेई के आप कह सकते हैं आधार स्तंभ है। सादगीरा मतलब है अनावश्यक इच्छाओं और जटिलताओं से मुक्त होना। जब जीवन सरल होता है तो कर्म भी सहज हो जाता है। धैर्य का मतलब है प्राकृतिक समय का सम्मान करना, ये समझना कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। आप एक बीज को खींचकर पेड़ नहीं बना सकते। सही कहा। और करुणा हमें खुद से और दूसरों से जुड़ती है, जो हमें ब्रह्मांड के प्रवाह का हिस्सा महसूस कराती है। स्रोत में एक और शब्द है जीरान, यानी सहजता। ये इन सब से कैसे जुड़ता है? जीरान इन सब का सार है। इसका मतलब है अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चा रहना। अपने मूल स्वभाव के प्रति। हाँ, समाज हम पर कई तरह के नियम, उम्मीदें और दिखावे थोपता है। जीरान का आदर्श है कि इन बाहरी दबावों में आकर अपने असली स्वरूप को ना खोएं। ये बिना किसी मुखौटे के अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार जीना है। लाओ त्सु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी अपने प्राकृतिक स्व के साथ पूरी तरह से सहज होना। ये सब संतुलन की बात लगती है। और जब भी ताओवाद और संतुलन की बात होती है तो एक प्रतीक तुरंत दिमाग में आता है: यिन और यांग। हाँ, यिन और यांग का प्रतीक ताओवादी सोच का दिल है। और ये सिर्फ अच्छे और बुरे का प्रतीक नहीं है। नहीं, ये विपरीत लेकिन पूरक शक्तियों के गतिशील संतुलन को दर्शाता है। जैसे अंधेरा और प्रकाश, स्त्री और पुरुष, नरम और कठोर, निष्क्रियता और सक्रियता। लाओ त्सु इन्हें एक दूसरे का दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे। प्रकाश का महत्व तभी है जब अंधेरा हो। ब्रह्मांड का सद्भाव इन्हीं विपरीत शक्तियों के निरंतर नित्य पर टिका है। ये दर्शन व्यक्तिगत जीवन के लिए तो बहुत गहरा है, लेकिन क्या लाओ त्सु ने समाज या राजनीति के बारे में भी कुछ कहा? क्योंकि उनके समकालीन कन्फ्यूशियस का तो पूरा जोर ही सामाजिक व्यवस्था पर था। उन्होंने बिल्कुल कहा, और उनके राजनीतिक विचार उनके बाकी दर्शन से ही निकलते हैं। लाओ त्सु सीमित सरकार के पक्षधर थे। उनका सबसे प्रसिद्ध विचार है शासन न करके शासन करना। लेकिन शासन न करके शासन करना, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये संभव है? मतलब क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि शासक कुछ भी ना करे। इसका मतलब है कि शासक को समाज में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। लाओ त्सु का मानना था कि सबसे अच्छा शासक वो है जिसके होने का प्रजा को एहसास तक ना हो। पता भी ना चले। हाँ, लोग बस अपना जीवन जीते हैं और शाम को कहते हैं ये सब हमने खुद किया है। वाह। जब शासक बहुत ज्यादा नियम बनाता है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है और लोगों के जीवन में हर छोटी बड़ी बात पर दखल देता है, तो वो समाज के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है, जिससे प्रतिरोध और अराजकता फैलती है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण हमारे स्रोत में भी है: एक बड़े देश पर शासन करना एक छोटी मछली तलने जैसा है। वाह, ये तो शानदार है ना? मैं अब किसी भी नेता को भाषण देते हुए देखूंगी तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी मछली तलने की तस्वीर आएगी। एक विचार को यादगार बनाने का कितना शक्तिशाली तरीका है ये। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि अगर आप एक छोटी मछली को तलते समय उसे बार बार पलटेंगे या छेड़ेंगे तो वो टूटकर बिखर जाएगी। हाँ। उसे बस सही आंच पर अपने आप पकने देना होता है। उसी तरह एक देश पर शासन करते समय अगर शासक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो व्यवस्था बिखर जाएगी। ये कन्फ्यूशियसवाद से कितना अलग है। बहुत अलग। एक तरफ कन्फ्यूशियस हैं जो एक संरक्षित, अनुशासित समाज की वकालत करते हैं, और दूसरी तरफ लाओ त्सु हैं जो कहते हैं कि सबको उनके हाल पर छोड़ दो।
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये टॉप डाउन बनाम बॉटम अप का नजरिया है। कन्फ्यूशियस समाज को ऊपर से नीचे सुधारना चाहते थे, नियमों और अनुष्ठानों के जरिए। हाँ, जबकि लाओ त्सु का मानना था कि अगर व्यक्ति खुद को सुधार ले और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। ये दो अलग अलग विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है जो आज भी चीन और पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित करता है। बात करते हैं लाओ त्सु की विरासत की। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हजारों साल पुराने ये विचार आज भी इतने प्रासंगिक है। मिनिमलिज्म का जो आजकल चलन है, मतलब कम चीजों में संतोष खोजना, ये तो सीधे सीधे लाओ त्सु की सादगी की शिक्षा से प्रेरित लगता है। हाँ, और उनका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पश्चिमी दुनिया का गो विद द फ्लो का मुहावरा वू वे का ही एक आम रूप है, लेकिन सबसे दिलचस्प उदाहरण, जैसा कि हमारे स्रोत में उल्लेख है, वो लोकप्रिय संस्कृति में मिलता है। स्टार वॉर्स, द फोर्स की अवधारणा, ये कनेक्शन मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। ये सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि बहुत गहरा है। स्टार वॉर्स के निर्माता जॉर्ज लुकस ने खुद स्वीकार किया है कि द फोर्स की अवधारणा ताओ से बहुत प्रेरित है। अच्छा। फोर्स क्या है? एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हर चीज को जोड़ती है और जिसके दो पहलू हैं, एक लाइट साइड और एक डार्क साइड, जो यिन और यांग की तरह है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब जब ओबी-वान केनोबी ल्यूक से कहते हैं यूज द फोर्स ल्यूक, तो वो एक तरह से कह रहे हैं वू वे का अभ्यास करो, ताओ के प्रवाह के साथ बहो। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। द फोर्स की यही तो खासियत है, उसे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके साथ खुद को अलाइन करना पड़ता है। ये दिखाता है कि लाओ त्सु के विचार कितने सार्वभौमिक हैं कि वे एक भविष्य की स्पेस ओपेरा कहानी में भी उतनी ही आसानी से फिट हो जाते हैं। और ये सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ लाओ त्सु खुद एक देवता बन गए। हाँ, उनकी शिक्षाएं दो अलग-अलग धाराओं में विकसित हुईं। एक है ताओजिया, जो एक दर्शन है, दाओजिया, और दूसरा है ताओजियो, जो एक संगठित धर्म बन गया। दाओजियो। हाँ, धार्मिक ताओवाद में लाओ त्सु को एक देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें 3 पवित्र आत्माओं में से एक माना जाता है। तो उनकी विरासत दार्शनिक भी है और धार्मिक भी। तो हमने देखा कि कैसे एक लगभग पौराणिक व्यक्ति का दर्शन, जो प्रकृति के साथ सहज होने पर जोर देता है, आज मिनिमलिज्म से लेकर स्टार वॉर्स तक में जिंदा है। हमने ताओ यानी ब्रह्मांड के अदृश्य प्रवाह को समझा और वू वे के उस गहरे विचार को जाना कि असली ताकत जबरदस्ती करने में नहीं बल्कि सहजता में है। बिल्कुल, और सार यही है। लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं कि नियंत्रण का भ्रम छोड़कर ही हम असली ताकत पा सकते हैं, चाहे वो एक देश पर शासन करना हो या अपनी जिंदगी जीना। आज की तेज रफ्तार तनावपूर्ण दुनिया में ये विचार हमें संतुलन खोजने के लिए एक व्यवहारिक गाइड की तरह लगते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी पीछे हटना, कम प्रयास करना और प्रकृति पर भरोसा करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। लाओ त्सु ने जीरान यानी सहजता पर बहुत जोर दिया और कठोर सामाजिक परंपराओं और अपेक्षाओं को अस्वीकार करने की बात की। इसे ध्यान में रखते हुए ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, आज की भागदौड़ भरी नियमों से बनी दुनिया में अपने सहज स्वभाव के अनुसार जीने का वास्तव में क्या मतलब हो सकता है।